This call is now being recorded. So a very good evening to all of you. Good बहुत evening, बहुत सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ फॉरगिवनेस एंड केयर विद हैप्पीनेस. आज हम ये समझेंगे कि फॉरगिवनेस और केयर का हैप्पीनेस यानी खुशी से क्या रिलेशन, क्या संबंध होता है. फॉरगिवनेस. सो फॉरगिवनेस क्या होती है? फॉरगिवनेस यानी हिंदी में कहते हैं माफी. सो व्हाट इज फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस इज often defined as an individual's voluntary internal process of letting go of feelings and thoughts of resentments, bitterness and anger, and the need for vengeance and the retribution towards someone who we believe has wronged us, including ourselves. यानी फॉरगिवनेस एक किसी व्यक्ति का एक चुना हुआ, एक उसकी चॉइस होती है, उसका चुना हुआ एक इंटरनल प्रोसेस है जो कि जिसमें वो पर्सन लेट गो करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है उन अपनी फीलिंग्स को, और वो जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं नाराजगी के, कड़वाहट के, गुस्से के, जिससे उसके मन में एक रिवेंज की भावना रहती है उसके प्रति, जिसके लिए उसको लगता है कि उसने उसको नुकसान पहुंचाया है, उसके साथ गलत किया है. वो कभी कभी वो इंसान खुद भी हो सकता है. तो फॉरगिवनेस यानी माफी it is one of the life toughest challenge. It is one of the life toughest challenge is overcoming the anger of and hurt of being mistreated by someone, especially someone we love or someone we trust. ये फॉरगिव करना किसी को, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है. डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम थी. जब कोई पर्सन किसी को मिसट्रीट करता है, उसको हर्ट करता है, और स्पेशली ऐसा पर्सन जिस पे आपने ट्रस्ट किया हो या करते हो, या उसको आप प्यार करते हो, सो इट्स रियली अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. फॉरगिवनेस इजंट इजी इन सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन लाइफ सिचुएशंस. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे फॉरगिवनेस इजी नहीं होती है. बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दिस फॉरगिवनेस. क्योंकि सबसे पहले जब आप फॉरगिव करते हो तो फॉरगिवनेस से क्या मिलता है? सबसे पहले वो मिलता है आपको इनर पीस, यानी अपने मन की शांति. आप इस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी को फॉरगिव करते हो, सो उसके बाद उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं वो तो और बहुत सारे होते हैं, कि उससे आपका जो रिलेशनशिप है उस पर्सन से वो कैसा रहेगा, एंड और क्या चीजें होंगी. बट जो प्राइमरीली जो सबसे फर्स्ट चीज जो होती है, जो जब इंसान फॉरगिव करता है तो वो अपने उसको इनर पीस मिलता है. सो फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट यू गिव टू योरसेल्फ. फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो कि आप अपने को देते हो. फॉरगिवनेस अलाउज यू टू मूव ऑन फ्रॉम हर्ट एंड पेन. जब आप किसी को माफ करते हो तो आप मूव ऑन करते हो उस तकलीफ से, उस जो आपको फील होती है आगे की तरफ, और आप अपनी उदासी, अपने गुस्से जो उससे आप आगे बढ़ते हो. सो forgiveness is a gift you give to yourself. Forgiveness allows you to move on from hurt and pain, to enjoy life
विदाउट ड्रैगिंग अराउंड द माउंटेन ऑफ एंगर एंड सैडनेस। वो जो एक मन में एक गुस्सा उदासी जो भरा रहता है, वो जो उससे जो लाइफ खिंच रही होती है, तो जब हम किसी पर्सन को माफी देते हैं तो उससे वो चीजें माइंड से निकलती हैं और हम फिर मूव ऑन करते हैं आगे। अब हमको एक समझना है कि जो ये फॉरगिवनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं डेली लाइफ में और कभी कभी कि जिससे हम हर्ट फील होते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, बट अगर हम ये फॉरगिवनेस नहीं करेंगे तो हमको समझना है कि उससे क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। जब भी कोई पर्सन आपको हर्ट करता है या जब भी कोई पर्सन किसी को हर्ट करता है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिजिकली हो, तो उससे जो थॉट्स और इमोशंस जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो थॉट्स होते हैं, अगर आपने माफी नहीं दी है तो उस पर्सन को, तो वो उस तरह के थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, अक्सर चलते रहते हैं, बार बार। हो सकता है कि कभी कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कोई 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 ट्रिगर होगा, उससे फिर से याद आ जाएंगे, तो वो पर्सन रिमिनेट करता रहता है। उसकी वजह से उसके अंदर एक नाराजगी, उसके अंदर एक नफरत सी भरी रहती है। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, किस पर्सन ने आपको कैसा ट्रीट किया है, वो सिचुएशन क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके अंदर से रिजेंटमेंट रहता है, नाराजगी होती है, हेट्रेड होती है। इमोशंस कैसे होते हैं? अगर किसी को आप माफी नहीं देते हैं तो अंदर जो सबसे जब कोई पर्सन किसी को मिसट्रीट करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो एक जो इमोशन जो रहता है वो होता है गुस्से का, एंगर। देन फिर सैडनेस भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, जो भी इमोशंस रहेंगे, नेगेटिव इमोशंस रहेंगे। और ये कुछ हद तक अंडरस्टैंडेबल है और नेचुरल है कि जब कोई भी पर्सन आपको मिसट्रीट करता है या ऐसा कुछ होता है, तो इस तरह के इमोशंस, इस तरह के थॉट्स आना कुछ हद तक नेचुरल है और इट इज अंडरस्टैंडेबल। बट प्रॉब्लम कहां होगी? अगर फॉरगिवनेस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो जब इस तरह के थॉट्स और इमोशन परसिस्ट करेंगे, या तो हमारे कॉन्शियस माइंड में, यानी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, और या फिर हम सोच नहीं रहे हैं ऊपर ही ऊपर, लेकिन अंदर ही अंदर एक उस पर्सन के प्रति नाराजगी और हेट्रेड और गुस्सा सब है। हम उस चीज को लेट गो नहीं कर रहे हैं, उस चीज को माइंड से नहीं क्लियर कर रहे हैं, तो उसके डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ फॉरगिवनेस? अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं करते हैं तो होता क्या है, और वो चीज अगर उस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस है, यानी एंगर, सैडनेस या फियर, वो परसिस्ट करता है, तो वो पर्सन की हेल्थ पे एक नेगेटिव असर डालता है, और दोनों हेल्थ पे इफेक्ट डालता है नेगेटिव। वो आप चाहिए उस पर्सन की मेंटल हेल्थ ले लो, उसकी साइकोलॉजिकल या इमोशनल हेल्थ, या फिर उसकी फिजिकल हेल्थ ले लो। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, नियर एंड डियर वंस होते हैं आपके, जिनको आप बहुत मानते हो, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, एट टाइम्स बहुत से कारणों की वजह से वो आपके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जब वो चीजें परसिस्ट करती रहती है माइंड में, तो उससे आपका इस तरह की डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स, अगर वो चीज चलती रहती कांस्टेंट, तो इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क होने लग जाता है। अगर वो चीजें, थॉट्स माइंड में चलती रहती, तो ऐसा होता है। देन वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर साइकोसोमैटिक इलनेस। ये कहा जाता है कि बहुत सारी जो इलनेसेस होती हैं, काफी परसेंट ऑफ इलनेस, अराउंड 80% ऑफ इलनेस वो साइकोसोमैटिक होती है, यानी उनकी शुरुआत मन से होती है, और वो उसका कारण आप मन में होता है, कारण उनका मन में होता है, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी में आता है, क्योंकि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है। जब माइंड अपसेट होगा तो बॉडी भी अपसेट होगी, जब बॉडी तकलीफ में होगी तो उससे माइंड पे भी असर पड़ेगा। सो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किसी बात
किसी बात के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, उसके वजह से उसको नेगेटिव इमोशंस है अंदर, तो उससे क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स के रूप में वो बाहर आने लगता है। हो सकता है पेन होने लग जाए, दर्द होने लग जाए बॉडी में, या फिर अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम की टेंडेंसी है तो वो इनफैक्ट उसको इलनेस प्रेसिपिटेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर इन सब की टेंडेंसी है, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है, उसको नेगेटिव इमोशंस चलते रहते हैं, वो ऑब्वियसली जब आपने फॉरगिवनेस नहीं प्रैक्टिस करी है तो वो फिजिकल सिम्टम्स के रूप में आएगा और बहुत सारी जो आपकी इलनेसेस हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। देन जब फॉरगिवनेस नहीं होती है तो उसकी वजह से रिश्तों में भी कड़वाहट डेवलप होने लगती है। So there is a very meaningful saying: holding on to anger is like grasping a hot coal. जब भी हम किसी भी कारण से गुस्सा अपने अंदर रखते हैं या किसी किसी के लिए हमको नाराजगी रहती है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो किसी ने अगर अगर किसी को मिसट्रीट किया है तो अगर उसके अंदर एंगर भरा हुआ है, सो वो क्या करेगा, तो होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग एट समवन एल्स, यू आर द वन हु गेट बर्न। तो होता क्या है कि अगर वो एंगर जो है अपने अंदर भरा हुआ है और उसका इंटेंट ये है कि आप दूसरे पे निकालेंगे उसको, तो सबसे पहले उसका जो इफेक्ट आएगा वो खुद उसी इंसान पे आता है जिसके अंदर वो एंगर इमोशन भरा हुआ है। तो it's a very important saying: when you let go, you create a space for better things to enter your life. जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, जब आप फॉरगिव करते हो, किसी को माफी देते हो उसके मिस ट्रीटमेंट के लिए, उसके मिस बिहेवियर के लिए, सो उससे आप जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं उसको आप लेट गो करते हो, नेगेटिव थॉट्स को जो है क्लियर करते हो। सो देन तब आपके पास एक स्पेस क्रिएट होती है जिसमें आप जो पॉजिटिव और हेल्दी थॉट्स और इमोशंस हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। सो अब हम समझेंगे कि फॉरगिवनेस यानी माफी के क्या लेवल्स होते हैं। सो फर्स्ट इज, जो फर्स्ट लेवल होता है कॉग्निटिव फॉरगिवनेस। देखिए जब आपको कोई पर्सन मिसट्रीट करता है तो होता क्या है कि जो सबसे पहले जो हमको फॉरगिवनेस जो प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप एक डिसीजन लेते हो कि आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना है। आप एक थॉट प्रोसेस पे वर्क करते हो कि ये जरूरी है, और उसको आप एक कॉग्निटिव लेवल यानी सोच के लेवल पे आप डिसाइड करते हो और उसको फॉरगिव करते हो। सो व्हाट हैपेंस इन दिस, छोड़ो जाने दो होता है, मतलब इस तरह से जैसे हम लोग डेली में ही अगर कुछ होता है तो हम नहीं कहते चलो छोड़ो जाने दो। हाँ, जो डे टू डे बेस पे जो इवेंट्स होते रहते हैं, इट कैन बी माइनर, इट कैन बी मेजर। सो इसमें हम अपने हम खुद अपनी विल से, हम अपनी इच्छा से हम उसको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं अपने थिंकिंग की लेवल पे। बट व्हाट हैपेंस इन दिस, ये सिर्फ हमारे थिंकिंग के लेवल पे होता है, ये हमारे इमोशनल लेवल पे नहीं होता है। सो हम ऊपर से तो उसको वो करते हैं, उसको ठीक है हमने उसको माफी दे दी, माफी ठीक है जो हुआ तुमने किया, हमने माफ किया, तो एक वो सिर्फ सोच के लेवल पे हो जाता है, बट वो इमोशनली नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कंप्लीट वो रिजेंटमेंट और वो नाराजगी और कड़वापन जो दूसरे के लिए रहता है वो पूरी तरह से नहीं जाता है। सो ये लेवल 1 है। हम ऊपर से तो माफ कर देते हैं और मतलब उसको अपनी विल से, क्योंकि ये माफी इंपॉर्टेंट है, हम उसको करते हैं, बट वो अभी स्टिल अभी पूरा वो इमोशनली बाय हार्ट वो अभी हम उसको माफ नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन डिसीजन बेस्ड फॉरगिवनेस, it is defined as a cognitive letting go of resentment and bitterness and the need for vengeance. However,
इट इज नॉट ऑलवेज द एंड ऑफ इमोशनल पेन एंड हर्ट, क्योंकि आपने उसको ऊपर से तो फॉरगिव कर दिया है, आपने अपने मन से कह भी दिया है कि हमने उसको फॉरगिव कर दिया है, लेकिन अभी कंप्लीट फॉरगिवनेस नहीं हुई है। इसलिए वो जो कहीं ना कहीं जो एक वो इमोशनल पेन है वो इसमें रहता है। और people can separate their thoughts of resentment, bitterness from the feelings of hurt. अब आती है इमोशनल फॉरगिवनेस। सो वॉर्थिंगटन डिफाइंड ट्रू फॉरगिवनेस एज समथिंग दैट हैपेंस ओनली व्हेन इमोशनल फॉरगिवनेस कैन अकर बिकॉज ऑफ इमोशनल रिप्लेसमेंट इज नेसेसरी। ये आपकी जो फॉरगिवनेस होती है, ये आप अंदरूनी यानी इमोशनल लेवल, कॉग्निटिव पे तो करते ही हैं, साथ में इमोशनली भी आप उस चीज को लेट गो करते हैं, उस तरह की फीलिंग्स को, उस तरह को जब आप उस तरह को इमोशनल लेट गो करते हैं, तब वो फॉरगिवनेस और उसका डीपर मीनिंग होता है। व्हेन इमोशनल फॉरगिवनेस इज कंप्लीट, द पर्सन विल हैव रिप्लेस्ड नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद अनफॉरगिवनेस लाइक एंगर, रिजेंटमेंट, वेंजफुलनेस यानी बदला। और ये रिप्लेस जब आप इमोशनली उसको फॉरगिव कर देते हैं तब रिप्लेस होता है, ये चीजें लेट गो होती हैं और उसकी जगह पॉजिटिव इमोशंस लाइक एम्पैथी यानी दूसरे की भी प्रॉब्लम को समझना, कंपैशन, यू आर कंसिडरेट, सिंपैथी, और तब आप दूसरे के बारे में सोच पाते हैं जब आप इमोशनली फॉरगिव करते हैं। सो एक होता है कॉग्निटिव लेवल पे फॉरगिवनेस, यानी आपकी जो थिंकिंग लेवल पे वो आप अपने विल से, अपने चॉइस से डिसाइड करते हैं, बट जब आप इमोशनली दिल से किसी को फॉरगिव करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर आते हैं। नाउ लेकिन कंप्लीट फॉरगिवनेस क्या होती है? कंप्लीट फॉरगिवनेस हम उसको तब बोलेंगे जब आपने तीनों लेवल पे काम किया, यानी आपने कॉग्निटिव लेवल पे तो काम किया ही किया, आपने समझा कि माफी इंपॉर्टेंट है और अगर माफी हम नहीं देंगे तो उससे क्या क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे हेल्थ पे, रिलेशनशिप्स पे। फिर देन आपने उसको इंटरनली फील किया, इमोशनली भी आपने माफी दी, देन फिर आपके बिहेवियर में चेंजेस आए। आपने जब किसी को माफी दी तो फिर देन आपने वापस से, अगर ऐसी मतलब इस तरह की सिचुएशन है और ऐसी बात है, तो आप उसको वापस से आप उससे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उस पर्सन से, और फिर आपके बीच में हार्मनी डेवलप होती है। यानी आपने उसको सोच से भी, इमोशनली भी, और आपके अंदर बिहेवियरली भी चेंजेस आते हैं कि आप उस पर्सन के साथ वापस से फिर से रीयूनाइट होते हो और फिर से आप हार्मोनियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हो। तो जब आप तीनों लेवल पे काम करते हो, सो वो कंप्लीट फॉरगिवनेस होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस मे टेक मेनी फॉर्म्स एंड इन्वॉल्व्स सम ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें जब आप किसी को फॉरगिव करते हो तो मतलब आपको ये सब चीजें अंदर जब होती हैं तब फॉरगिवनेस करना आपको आसान रहता है। एम्पैथी होगी, आप दूसरे की प्रॉब्लम को या उसके बिहेवियर को एम्पैथेटिकली देख पाओगे, तो फॉरगिवनेस करना आसान रहेगा। और एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये कैसी सिचुएशन हुई, एक्सेप्टेंस हो गया। देन क्या होते हैं बेनिफिट्स फॉरगिवनेस के? तो जब आप इस सब लेवल, इन सब चीजें आपके अंदर होंगी तो फॉरगिव करना आपको, ये उसका अंडरलाइंग बेस है फॉरगिव करने के लिए। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि हम जब माफी देते हैं, तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि व्हाट इज सीकिंग फॉरगिवनेस। कहते हैं इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फॉरगिव समवन, बट इट टेक्स एन इवन बिगर करेज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको दूसरों को माफी देनी तो होती है, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माफी खुद भी मांगे। हम वी शुड सीक फॉर फॉरगिवनेस। क्यों वी शुड? अब इसको हम समझते हैं। होता क्या है हम लोगों की लाइफ में कि छोटे से लेकर बड़े तक, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, हम लोग भी कितनी मिस्टेक्स करते हैं। मे बी कई बार हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और वो आप किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, मे बी आप पेरेंट है तो पेरेंट्स
का जो बच्चों से रिलेशन है उसमें वो चीज हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में हो सकती है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में जाने अनजाने में आप डे टू डे लाइफ में मे बी बिकॉज ऑफ देयर मेनी रीजंस आप कितनी सारी मिस्टेक्स करते हो। वो स्मॉल स्मॉल हो सकती हैं बट स्टिल वो किसी को काफी तकलीफ दे सकती हैं। और तो जैसे क्या रिलेशनशिप्स में जो सबसे कॉमन चीज जो हर्ट करती है वो होता है हार्श वर्ड्स। कई बार क्या होता है जाने अनजाने में गुस्से में इंसान दूसरे पर्सन को कुछ ऐसे कठोर शब्द बोल देता है जो कि उससे उसको चुभ जाते हैं, उसको उससे तकलीफ होती है। या फिर कई लोग एक दूसरे को कमेंट पास कर देते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, कमियां निकालते हैं। और एक और इसमें बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार आप अपनी बात जो रखते हो वो हो सकता है सही हो, लेकिन आपकी जो टोन होती है वो इतनी हाई लेवल पे आप बात करते हो। तो ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में अक्सर हो जाती हैं और इसको हम गौर नहीं करते हैं। सो ये इस मेरे साथ बहुत होता है, मतलब कहना कुछ और चाहते हैं, मुंह से और कुछ निकलता है, कहीं और की बात कहीं और पे जाके खत्म होती है। मतलब बेसिकली जो मुझे अपने अंदर कमी लगती है कि वो टोन मेरा गलत हो जाता है हमेशा। वो कई कहीं बार होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो बात रख रहे होते हो, मे बी आप किसी को भी समझा रहे हो, मे बी पेरेंट जो है बच्चों को समझा रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, या किसी भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो बात है वो आपकी सही है, बट मे बी कुछ ऐसा, चाहे तो वो ऐसा थॉट प्रोसेस की वजह से या किसी कारण से एंगर अंदर इमोशन है, तो उसके वजह से जो टोन है वो हाई रहती है और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिएट होती हैं, और उससे सामने वाले को अंदर से हर्ट फील कर सकता है। सो व्हाट हैपेंस कि बताइए। मतलब यही कह रही हूँ कि बेसिकली जो मुझे अपने साथ जो प्रॉब्लम लगती है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आई लूज कंट्रोल ऑफ माई टोन एंड वर्ड्स। तो जो मेरा सारा प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होता है वो सिर्फ इसलिए गुस्से में मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं और किस तरह से बोलूं। मतलब वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर, मुझे पता है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, उसे सामने वाले को भी पता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, बट वो मतलब ये होता है ना कि किसी किसी को बात कर रखने का लहजा आता है और वो वही मेरे साथ नहीं होता, और इस वजह से सारा तो टेंशन। इसमें अभी इसके बारे में वैसे हम आगे बात करेंगे, बट इसमें करना क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि देखो बहुत से लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है कि वो, जैसे आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, तो कई बार तो बहुत टाइम निकल जाता है और लोगों को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जाने जाने में चीज कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपको इसको रियलाइज करना है, सबसे नंबर 1 स्टेप कि हाँ ये चीज मेरे से हो रही है। सो इट इज अ वंडरफुल चीज कि कोई पर्सन इसको रियलाइज करे, क्योंकि जब आप रियलाइज करोगे तभी आप फिर कुछ उसको चेंज करोगे और कोई एक स्टेप लोगे कि उसको हमको कैसे इस चीज को ओवरकम करें। सो सबसे पहला हो गया रियलाइजेशन। देन आपको एक्सेप्ट करना है। कई बार बहुत से लोग इसको स्वीकारते ही नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ ईगो और बिकॉज ऑफ समथिंग कि हाँ उन्होंने गलती करी। सो सबसे पहले रियलाइज होना इस बारे में कि हाँ जो इस तरह का इमोशन जनरेट हो रहा है, जो बिहेवियर हो रहा है वो गलत है और उससे दूसरे को तकलीफ होती है। देन एक्सेप्ट करना। जब आप रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस कर लेंगे सो देन वो एक रास्ता बनेगा आगे कि आप अपने आप को चेंज करते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम आपके केस में लें, सो कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों का एक टोन सेट हो जाता है, वो मे बी बिकॉज एक हैबिट बन जाती है। और भी रीजंस होंगे कि आप, हो सकता है कि क्या सिचुएशन, इस पे भी डिपेंड करता है, बट कई बार हैबिट बन जाती है थोड़ा सा बात करते करते हाई टोन में बात करने की, और भी बहुत चीजें रहती हैं कि सामने वाला जो है वो आपने स्टार्ट किया, फिर उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो बात करते करते बढ़ जाती है। सो बट इट इज नॉट इजी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इन ऑर्डर टू चेंज योर सेल्फ, ये फॉरगिवनेस जैसा वर्चू अगर किसी को भी, मतलब अगर आपको खुद फॉरगिवनेस मांगनी भी है अगर, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, बट विद प्रैक्टिस ग्रेजुअली one can change
him or herself. So we need to keep on practicing. So in seeking forgiveness, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि हम दूसरे को तो हमको माफ करना होता है, वो दूसरा हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें माफ कर देगा, लेकिन हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद भी रियलाइज हो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और हम खुद भी माफी मांगे. सो हम लोग अक्सर माफी मांगते हैं डे टू डे लाइफ में. आप खुद देखते होगे कि आप जब भी भगवान से कनेक्ट होते हो, या बहुत से लोग होते हैं, तो देन दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, दे सीक फॉरगिवनेस कि भगवान कोई भी जाने अगर गलती हो गई हो तो आप माफी मांगते हैं, या फिर आप उस पर्सन से डायरेक्टली अपोलोजाइज करते हैं, आप उसको सॉरी करते हैं बाद में कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरा वो मन नहीं था, बट वो समहाउ वो बात में वो चीज बढ़ गई. सो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग नोइंगली अननोइंगली करते हैं. सो वी शुड बी कॉन्शियस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि किसी को कहीं इमोशनली हर्ट तो नहीं कर रहे हैं. कई बार जाने में फिजिकली हर्ट भी हो जाती है, फिजिकली हर्ट कर देते हैं. सो वी शुड फॉलो ऑल द प्रैक्टिसेस. इस वर्च्यू को धीरे धीरे डेवलप करना है अपने अंदर. क्या होगा जब आप फॉरगिवनेस किसी से आप फॉरगिवनेस किसी से मांगो, किसी को अपोलोजाइज करोगे, माफी मांगते हो, तो उस पर्सन को भी अच्छा लगता है, अगर वो पर्सन समझता है, अंडरस्टैंड करता है. सो उससे आपस में एक हार्मनी डेवलप होती है, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एज अ पेरेंट, अगर आपने अपने बच्चे को डांट दिया है, और हो सकता है कि उसके लिए उसको आप समझाना चाहते हो, बट आपने बहुत हार्श वर्ड यूज कर दिया, आपने कमेंट कर दिया, उसको हर्ट हुआ. सो ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ अपने बड़ों से ही माफी मांगनी चाहिए, हम अपने जो छोटे हैं हमको उनको भी सॉरी करना चाहिए. और इनफैक्ट तो बच्चे ना उससे सीखते हैं कि हाँ, मतलब जब कोई गलती करते हैं तो उससे मतलब पेरेंट्स को देख के सीखते हैं कि हाँ, हमको सॉरी फील करना चाहिए और सॉरी मांगनी चाहिए. मतलब इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम अपने छोटे से भी माफी मांगते हैं तो कोई नहीं. अगर उसको किसी को भी हर्ट किया है, सो उससे वो फॉरगिवनेस हम सीख कर सकते हैं. तो जो फॉरगिवनेस देता है या जो फॉरगिवनेस रिसीव करता है, ये दोनों के लिए ही अच्छा है. ये फॉर द इमोशनल वेलबींग ऑफ द पर्सन जिसको आप देते हो, खुद के लिए, दोनों के लिए अच्छा है. और जैसा कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी को फॉरगिव करो, या आपको कोई फॉरगिव करे, तो आपको भी दूसरों को फॉरगिव करने का आना चाहिए. व्हाट फॉरगिवनेस क्या करता है? जब आप फॉरगिवनेस करते हो ओवरऑल, यानी सोच के लेवल पे भी और इमोशनली भी, यानी जब दिल से किसी को फॉरगिव करते हो, सो इट हेल्प्स इन लेट गो. वो जो अंदर में जो नाराजगी, जो गुस्सा, जो एक कड़वापन जो भरा रहता है, वो आप खुद इसको एक्सपीरियंस करो. जब आप किसी को फॉरगिव करते हो तो वो धीरे धीरे निकलता है. और जैसे मैंने पहले भी बताया था, फॉरगिवनेस जो सबसे मतलब जो प्राइमरी जो देता है, वो देता है इनर पीस. वो देता है इनर पीस. सबसे पहले जो आपको अंदर से फील होगा, वो खुद की एक मन की शांति फील होती है, और इट इंक्रीजेस वंस इनर पीस एंड हैप्पीनेस. in giving and seeking forgiveness, it both of them gives you inner peace and happiness. नहीं होता, कभी कभी तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है कि समटाइम्स वी हर्ट समवन और समवन हर्ट अस, फिर हम माफ करते हैं, फिर सोचते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर से वही चीज होती है. तो वो एक, क्योंकि हर इंसान इस तरह से अपने आप को मतलब असेसमेंट, हमारा सेल्फ असेसमेंट हम इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. तो हमें लगता है कि वो ये जो चीज है कि क्योंकि कंप्लीट फॉरगिवनेस तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है. मेरे ख्याल से पेरेंट और चाइल्ड इमोशनल फॉरगिवनेस और कंप्लीट फॉरगिवनेस आता है. बाकी सब जगह तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो एक विशियस सर्कल की तरह चलता रहता है. वी गिव फॉरगिवनेस, देन वी गेट हर्ट, फिर वी गिव फॉरगिवनेस. उस सर्कल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. उस सर्कल को कैसे ब्रेक करें कि एक, तो ये चीज है, मतलब पता है कि सामने वाले का नेचर नहीं चेंज होगा, तो अपने आप को कैसे चेंज करें कि हमें उस चीज पे नहीं ध्यान देना, या हमें उस विशेष सर्कल का पार्ट नहीं बनना है. मेन थिंग तो वही है कि
फॉरगिवनेस कहना आसान होता है, बट इसे प्रैक्टिस करना या सच में इमोशनली पूरा फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज़ हाँ, आपने कर दिया, दोबारा जब कोई कुछ ऐसी चीज़ हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो वो सारा जो अभी तक आपने मेहनत करी थी वो सारी बेकार हो गई, फिर से वो एक नया हर्ट और वो नया सर्कल क्रिएट हो गया। तो तो वो या एकदम एकदम आप यू आर सेइंग राइट। अभी इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे कि फॉरगिवनेस की और क्या क्या लेवल फॉरगिव किया और पर्सन बार बार वही मिस करता है, तो उसको उस चीज में क्या होता है उसको हम समझेंगे। सो अभी इस बारे में हम फिर से बात करेंगे अब कि ऐसे केस में क्या करना आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो चाहिए। आवाज कट रही है आपकी सर। हेलो। आवाज कट रही थी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल। अब ओके ओके अब आ रही है आवाज। okay 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 so as I was telling कि forgiveness is a strange medicine. If you give it to others it heals the wounds in your heart. As I have told you कि सबसे पहले जब आप forgiveness देते हो तो दूसरे को तो उसका इफेक्ट समझ में आता ही है और बहुत उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जो है इमोशनली आप हील होते हो। और एक जब आप इमोशनली हील होते हो आप तब आप फिर सही डिसीजन ले पाते हो कि अब इस आगे हमको आगे की सिचुएशन को कैसे डील करना है। सो इट इज फॉर गुड हेल्थ, it is for harmonious relationship, and it's for well-being. So it's for overall well-being. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक जो हमने फॉरगिवनेस की बात करी डिपेंड करता है कि आपकी किस बात के लिए आप फॉरगिव कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत डे टू डे स्मॉल स्मॉल इश्यूज रहते हैं जो अगर हम उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं करते हैं तो फिर वो एक अंदर एक नाराजगी भरी रहती है। तो उसमें तो फॉरगिवनेस मतलब हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए और उससे जो रिलेशनशिप है वो हार्मोनियस रहता है। बट बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मतलब जिसकी वजह से हमको हर्ट फील होता है। तो दे आर मेनी रीजंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इनर और आउटर फॉरगिवनेस क्या है। इनर फॉरगिवनेस उसे कहते हैं जब कोई पर्सन आपको मिसट्रीट करता है या आपको लगता है आपके साथ किसी ने गलत बिहेवियर किया है, सो आप उसको अंदर से माफी देते हो और उसको जो भी चीजों को लेट गो करते हो। और जब आउटर फॉरगिवनेस वो होती है जब आप उसको अंदर से तो आपने माफ कर ही दिया, जब उस पर्सन ने आपसे सॉरी बोला, उसने आपको अपोलोजाइज किया, तो आपने उससे ऊपर से भी जाके उसको बोल दिया कि ठीक है मैं तुमको माफ करती हूँ या करता हूँ। सो इनर इज इंटरनली आप उसको माफ करते हो, मन में रखते हो,
अगर सिर्फ इनर फॉरगिवनेस रहती है तो वो सिर्फ आपके अंदर रहती है और आउटर में आप उसको एक्सप्रेस भी करते हो. सो हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं हम. सो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन किसी के साथ मतलब बहुत ज्यादा मतलब उसको मिसट्रीट करता है और एक बार नहीं, वही चीज वो बार बार करता है, या फिर कुछ ऐसा करता है जो कि मतलब जिसके लिए माफी देना एक्सटर्नली इज एक्चुअली वो ना ही वो पॉसिबल है और ना ही वो बहुत राइट होता है उस टाइम पे. कई बार कुछ लोग इतना ज्यादा किसी के साथ बैड बिहेवियर कर देते हैं कि उस केस में सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, या फिर अगर कोई पर्सन गलती कर रहा है वो बार बार एक पर्सन उसको अपोलोजाइज कर रहा है, वो उसको माफी दे रहा है उसको, लेकिन और दूसरा पर्सन उसी को बार बार उसको हर्ट कर रहा है. मतलब इट्स लाइक कि एक डोर मैट की तरह यूज करने लग गया. मतलब ठीक है आपने माफी दी, उसने फिर वही किया, आपने माफी दी, मतलब और एक अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है. सो उस केस में क्या है, उस केस में बाहर से माफी देना इज नॉट एक ना वो पॉसिबल है और ना वो एक बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी ऑप्शन है. बट उस केस में भी आपको अंदर से माफी देनी होगी और ऊपर से देन आपको जब आप माफी दे दोगे आप, सो देन यू विल गो फॉर जस्टिस. अगर आप माफी नहीं देते हो तो फिर एक रिवेंज की भावना रहती है, लेकिन कई बार आपको जस्टिस चाहिए होता है. सो यू नीड टू द एक्शन, आपको वो स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिससे वो आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले. आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं. कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कि मतलब आप उसको दे आर लिमिट होती है, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. इट इज रियली समथिंग बिग. सो उस केस में भी आप उस पर्सन को अंदर से माफ करो. अंदर से माफ करोगे तो उसके दो कारण हैं. एक तो ये कि आपकी बॉडी उससे आपको इनर पीस मिलेगा और उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा. सेकेंड चीज कि जब आप किसी को फॉरगिव करते हो तब जो आप डिसीजन लेते हो वो लेते हो जस्टिस का डिसीजन, और जब अंदर फॉरगिवनेस नहीं रहती है तो वो होता है रिवेंज का डिसीजन, यानी बदले की भावना. सो वो चीज जो होगी उस प्रॉब्लम को और बढ़ाएगी. सो the great master Chalk Oxy says, balance love with order. Mercy and forgiveness must be balanced by the necessity for peace and order. ठीक है, मर्सी और फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, लेकिन उसको अगर आपने बैलेंस नहीं किया एक ऑर्डर से तो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर पेरेंट्स हैं, बच्चे गलती करते हैं, कोई एक मेजर उनसे मिस्टेक हो जाती है. सो क्या होता है कि आप उनको अंदर से माफ करते हो, ठीक है उनसे कोई मिसबिहेवियर हुआ है आप उनको अंदर से माफ करते हो, लेकिन अगर आप उनको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दोगे, जिसको हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में पनिशमेंट बोलते हैं, बट पनिशमेंट आप उसको नहीं भी बोलो, आप उसको कॉन्सिक्वेंस बोलो, कुछ ना कुछ कि तुमने देखो ऐसा गलत काम किया है तो अब तुमको इसकी प्रिविलेज नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप ये इनर और आउटर आपने बच्चों को इंटरनली माफ कर देते हो, अंदर से माफ करते हो, उसको लव देते हो, बट अगर बाहर से कॉन्सिक्वेंस नहीं दोगे तो वो उसी काम को रिपीट करेगा और उससे वो ऑर्डर और ब्रेक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, या और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो क्लास में देर से आता है, सो टीचर उसको समझाते हैं कि आप देर से आए हो, आपको रूल्स फॉलो करने, आप टाइम पे आओ. अब वो बच्चा डेली लेट आ रहा है, टीचर ने एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया, लेकिन अगर टीचर उसको माफ करती चली जाएगी और कोई एक्शन नहीं लेगी तो वो फिर जो स्टूडेंट है फिर वो चेंज नहीं होगा और उसको देख के और भी लोग उसी ट्रैक को फॉलो करेंगे. सो ये एक एग्जाम्पल है. या किसी पर्सन ने किसी के साथ अगर फिजिकल असॉल्ट किया है, अगर या कुछ उसको फिजिकली हर्ट किया है, तो अगर उसको हर बार या उसको माफी देते चले गए तो उससे एक वैसा आइडिया जनरेट हुआ कि ये काम सही है और फिर वो पर्सन चेंज नहीं होगा. तो एट टाइम्स आपको उस पर्सन के डेवलपमेंट के लिए यू हैव टू गिव हिम सम कॉन्सिक्वेंस
कुछ तो करना पड़ेगा। हर बार आप पर्सन को या हर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप उसको एक्सटर्नली माफी नहीं दे सकते, लेकिन इंटरनली माफी आपको देनी है। क्यों? क्योंकि आपको इट्स फॉर योर इनर पीस एंड फॉर द जस्टिस, ताकि वो ऑर्डर बैलेंस रहे। तो समटाइम्स मास्टर सेज इट इज द टाइम टू से एनफ। कहीं कहीं आपको, जब वो कोई पर्सन कॉन्टिन्यूअसली एक लेवल के ऊपर मिसट्रीटमेंट करता रहता है या अपने आप को नहीं चेंज करता है, मिसबिहेवियर करता रहता है, तो इट्स टाइम टू से एनफ, इट्स टाइम टू चेंज, समटाइम वी हैव टू से स्टॉप। इन दैट केस आल्सो, तो ये है कंसेप्ट इनर और आउटर फॉरगिवनेस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ प्रियंका। So forgiveness reflects one's inner strength. Forgiveness, जो इंसान forgive करता है ना, वो इंसान, वो उसकी स्ट्रेंथ शो करता है, वो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है, और उसके अंदर की स्ट्रेंथ दिखती है उससे। जब आप किसी को माफी देते हो, इट्स नॉट इजी टास्क, बट जब कोई पर्सन अंदर से बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो माफ करता है। वो एक स्ट्रांग पर्सन होता है, वो एक वीक पर्सन नहीं होता है। और इट्स अ मेजर ऑफ साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप किसी को फॉरगिव करते हो, सो यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर नॉट रिजिड। आप समझते हो कि इंसान है और सभी ह्यूमन से मिस्टेक होती है, सो यू आर फ्लेक्सिबल। आई हैव टोल्ड यू देयर मेनी सिचुएशंस कि कहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट स्टिल डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं जो कि इतनी मेजर नहीं होती हैं, बट स्टिल वो आपको परेशान करती हैं। तो यू नीड टू बी साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल, एंड नोबडी इज परफेक्ट। ना हम परफेक्ट हैं, ना कोई परफेक्ट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जैसे हमको मिले, जैसा हमको ट्रीटमेंट मिले, वैसा ही हम दूसरों को ट्रीटमेंट दें। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक अंडरस्टैंडिंग का, कि आपको कई बार ना, हमको ये पता नहीं चलता है कि हम दूसरे पर्सन को मिसट्रीट कर रहे हैं, कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन जब सामने वाला या कोई और पर्सन इसी तरीके से आपको ट्रीट करता है, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं देखो, मैं ऐसा करता हूँ तो कैसा लगता होगा। सो समटाइम्स वो जो गिविंग बैक जो होती है, जब इस फॉर्म में आती है, तब एक्चुअली में वो आपको एक इंसाइट मिलता है कि हाँ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो कितना पेनफुल होता होगा। तो आप जब उस वक्त समझ में आता है आपको। सो मोस्ट केसेस में तो अपना हर्ट तो दिखता है, बट जो हम करते हैं वो हमें समझ नहीं आता। मतलब अगर हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। अगर हमें तो बुरा लगता है, बट हम वो चाहते कि हम दूसरों को भी इसी तरह से हर्ट करें, क्योंकि हम सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। उस केस में क्या है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसे आपको कब समझ में आता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से ऊंची आवाज में बात करी, तो आपको उस वक्त नहीं समझ में आ रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन जब कोई आपसे बात करेगा ऊंची आवाज में, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, इट्स नॉट ओके, तब वो फील होता है आपको। तो उससे वी कैन मेक आउट कि हाँ, व्हाटएवर जाने अनजाने में नोइंगली अननोइंगली जो हो जा रहा है, वो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। सो forgiveness can be a gift to yourself and to others. Forgiveness is a choice. ये आपकी चॉइस है, आप चूज करते हो। अगर आप चूज करते हो तो वो आपको इनर पीस देगा, और तो इट इज अ चॉइस। एंड कैसे होती है फॉरगिवनेस? कम्स बाय प्रैक्टिस। एक तो होता है सेल्फ एनालिसिस, देन सेल्फ रियलाइजेशन। आप रियलाइज करते हो, एक्सेप्ट करते हो, देन कैसे डेवलप होता है? ये प्रैक्टिस 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 से ही डेवलप होता है। ये वर्चू या ये क्वालिटी या फिर कोई भी क्वालिटी अगर आपको डेवलप करनी है,
तो बहुत सी क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं, हर इंसान में होती हैं, और बहुत सी क्वालिटीज वो अपने लाइफ टाइम में डेवलप करता है। तो वो कैसे आती है? वो अंडरस्टैंडिंग से आती है, उसकी इंपॉर्टेंस समझी जाए और फिर उसको प्रैक्टिस किया जाए, हम ग्रेजुअली किसी भी चीज के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। So now the second topic is the relationship of care and happiness. I am समझेंगे care और happiness का क्या relation होता है। Care is one of the greatest expression of love. जो ये केयर होती है, ये एक्चुअली में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है। आप किसी को लव करते हो या कोई आपको लव करता है, वो पेरेंट चाइल्ड का हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, वो कोई भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है, वो दो फ्रेंड्स की बीच में हो सकता है। तो जो कैसे शो होता है कि कोई पर्सन किसी से लव करता है, तो उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। एक तो केयर है और दूसरा होता है रिस्पेक्ट। तो अगर ये दो चीजें रहती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप बहुत उससे अच्छा रहता है। और इट इज दीज आर ओनली टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज केयर एंड रिस्पेक्ट। सो लव, as I told you, care is one of the greatest expression of love. And what is love? Love is one of the highest form of emotion and energy. जो love है वो highest form of emotion होता है और energy होता है। अगर हम अपने माइथोलॉजिकल या उस अपने कल्चर में उसको समझें, तो जो ये लव होता है, इसको हम लॉर्ड विष्णु जो होते हैं उनसे इसको कोरिलेट करते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी डिवाइन फॉर्म ऑफ इमोशन, इट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। और उसमें भी जो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव इज डिवाइन, जो कि विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है, जो कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो सबसे करीब होता है। ऐसे तो किसी भी में हो सकता है, कोई कभी किसी भी कोई पर्सन कर सकता है, बट जो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रैक्टिकली बहुत करीब होता है अनकंडीशनल लव से। लव इज नेसेसरी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी बीइंग। लव बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी बीइंग के लिए, मे बी फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स। अगर लव होगा तभी केयर होगी, और जब केयर होगी तभी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो आप फिजिकल डेवलपमेंट कह लो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट कह लो, स्पिरिचुअल कुछ भी कह लो। जब जहां पे लव होगा वहीं पे ही डेवलपमेंट होगा। सो दैट्स वाई कहते हैं कि बच्चों को जो आप सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज जो दे सकते हो वो देते हो लविंग एनवायरनमेंट। उसमें बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। सो जहाँ केयर होती है वहाँ क्या होता है, इट मेक्स द रिलेशनशिप हार्मोनियस। तो व्हाट डज लव डू? जब लव करते हैं एक दूसरे से, तो लव मेक्स वंस एटीट्यूड केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। जब आप लव करते हैं, सो दैट मीन्स आप उसकी सामने वाले पर्सन की केयर करते हैं, और आपके एटीट्यूड में वो दिखता है वो केयर, और आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। आप उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जो भी आपकी ड्यूटीज हैं उसके प्रति वो आप करते हैं। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ केयर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो अगर आप अक्सर सुनते होंगे, और इट्स वेरी मीनिंगफुल, जो कि है कि पुट योर ओन ऑक्सीजन मास्क ऑन फर्स्ट। जब आप ट्रैवल करते हो एयरप्लेन पे, तो आपको बोला जाता है कि जब भी ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो तो सबसे पहले बताइए, और उसके बाद फिर देन उसकी हेल्प करिए। वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप खुद ही स्टेट में नहीं है, किसी की हेल्प करने वाली स्टेट में, आपकी खुद की वेलबींग नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो आप दूसरे की कैसे हेल्प करोगे? सो दैट्स व्हाई सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए है। अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों की केयर करो, तो उसके पहले आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। आप चाहते हो अगर आप दूसरों को सर्व करो किसी भी तरीके से, मतलब फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सो वो चीज अपने पास डेवलप करनी पड़ेगी। वो चीज आपको होनी चाहिए, तब आप दूसरों को दे पाओगे। सो अगर आप जब अपनी सेल्फ केयर करते हो, इट विल मेक यू एंड अदर्स फील हैप्पी। सो दैट्स व्हाई सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके what is self care? So you need to take care of your health. Health is wealth. हालांकि वेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है बट स्टिल हेल्थ इज वेल्थ. सो कई बार अगर आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं, और हेल्थ में क्या आता है, हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है. सो अगर आप फिजिकली हेल्दी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी फैमिली की केयर कर पाओगे. अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो अपनी फैमिली की केयर नहीं कर सकता है. देन आपको मेंटली आपको बहुत ही हेल्दी रहना पड़ेगा, यानी मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरे की अच्छे से पॉजिटिव तरीके से आप उसका डेवलपमेंट करा पाओगे, आप उसको वो चीज मतलब दे पाओगे. सो यू नीड टू. प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मे बी ड्यू टू मेनी रीजंस. देयर सर्टेन रीजंस व्हिच आर अंडरस्टैंडेबल. कई बार जो आजकल का बिजी टाइम है उसमें और इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो उसकी वजह से कई बार इसको टाइम नहीं दे पाते हैं. बट अगर इसको लंबे समय तक टाइम नहीं देंगे तो द हेल्थ विल डिटोरिएट. So what we need to do consciously, we should take out time for this, for the self health, for self care. तो कैसे अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो? टाइम निकाल के we should do regular prayer. So prayer gives you wisdom and guidance. जब आप जितनी देर आप गॉड से कनेक्ट होते हो, so आप वहाँ पे you practice gratitude and you seek forgiveness and you ask for wisdom and guidance. So it is good for your overall health. Then आपको अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेनी है, टाइम निकाल के एक्सरसाइज करनी है. सो दीज आर द पॉइंटर्स ऑफ सेल्फ केयर. डेली कुछ अच्छा, डेली कुछ पॉजिटिव, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए. सो दैट इज मतलब इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. व्हाट इट विल डू, all these things will regenerate you to take care of near and dear ones and to serve others. जब आप ओवरऑल हेल्दी होंगे, आप अपनी केयर करेंगे तो आप ओवरऑल हेल्दी होंगे, ओवरऑल आपकी वेलबींग होगी, तो आप अपने जो आपके लव वंस हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी केयर अच्छे से कर पाएंगे और दूसरों को भी सर्व कर पाएंगे. It is a very meaningful quote. An empty lantern provides no light. Self-care is the fuel that allows your light to shine brightly. अगर एक जो लैंटेन होता है, लैंप होता है, अगर जो इसमें अगर ऑयल ही खत्म हो जाएगा तो वो क्या रोशनी देगा. सो उसको उसकी फिलिंग वापस से करनी पड़ेगी. तो आप इसको अगर अपने, ये हम लोग अपने पर्सपेक्टिव में समझें तो केयर करनी पड़ेगी. तभी जब हम हमारे अंदर वो मतलब हैप्पीनेस होगी तो हम दूसरों को हैप्पीनेस दे पाएंगे, और हमारी अंदर अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम सबकी केयर कर पाएंगे. And care in relationship. Necessary care is necessary for survival and development of a relationship. आपको एग्जाम्पल है देते हैं कि अगर सपोज के लिए कोई प्लांट है, कोई पौधा आपने लगाया और आपने लगा के छोड़ दिया उसको, आप ना उसको पानी दो, ना उसको कुछ फर्टिलाइजेशन दो, ना उसको धूप दो, मतलब कुल मिला के अगर आप उसको ना टाइम दे रहे हो, ना उसकी केयर कर रहे हो, तो ग्रेजुअली क्या होगा, It dies. पहले वो धीरे धीरे मुरझाएगा, और अगर तब भी आपने उसकी केयर नहीं करी तो वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना. सो वैसे ही है रिलेशनशिप भी. अगर आप उस रिलेशनशिप की अगर केयर नहीं करते हो तो धीरे धीरे उसमें मतलब डिटोरिएशन होने लगता है. सो केयर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. जब आप केयर करते हो फिजिकल इमोशनल लेवल पे और ओवरऑल, तो उससे वो सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है और वो रिलेशनशिप के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है. सो इट जनरेट्स अ हार्मोनियस रिलेशनशिप. क्या करना है आपको, आपको अच्छे अगर रिलेशनशिप अच्छा रहे, गुड रहे, तो आपको टाइम देना पड़ेगा. आपको कॉन्शियसली अपने सभी
जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे समय निकाल के आपको जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं सबके लिए वो आपको प्रायोरिटी अपनी सेट करनी पड़ेगी, कब किसको कैसे टाइम देना है, आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा जिससे आप दूसरे को समझें, उसकी नीड्स को समझें। सो और एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स है, वट एवर यू गिव इट विल कम बैक टू यू। सो अगर आप लव, केयर या फिर जो भी इस तरह के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप जब आप देते हो सो वो आपको भी मिलती हैं, और मैक्सिमम केस में तो आपको उसी पर्सन से मिलती हैं जिसके लिए आप ये करते हो, और कई बार आपको घूम फिर के कहीं और से मिलती हैं। बट वट एवर यू गिव विल कम बैक टू यू। So we need to be gentle and understanding to our near and dear ones and others. And especially इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो शुरुआत करनी है उसकी फैमिली से, क्योंकि जब फैमिली शुरुआत करोगे तब उसके बाद बाहर का नंबर आएगा। पहला कि आपने बाहर तो सर्व कर दिया अच्छे से, लेकिन वो फैमिली को वो फॉर ग्रांटेड ले लिया और नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसमें आपको सबकी केयर करनी है, स्पेशली उन लोगों की, वो लोग जो आपकी केयर करते हैं। सो आपको उनका जरूर ध्यान रखना है, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। कई बार हम लोग बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो आपकी केयर करते हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट कि कौन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, देन देयर आपके बच्चे हैं। सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड यू नीड टू गिव बैक टू देम, सो इट विल मेक यू and your loved ones happy. Tenderness and caring is the basis of loving relationship, and the benefits are as great for the caretaker as for the one being cared for. दोनों के लिए beneficial है। Taking care releases oxytocin, ये एक brain chemical है, sometimes called love hormone. It is associated with empathy, trust, sex, building a relationship, hugging, touching and loving the way results in positive feeling and energy. So supporting each other, हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं, एंड वो सपोर्ट जो है एक्शंस और वर्ड्स में विजिबल होना चाहिए। और किस तरीके से आपकी जो केयर है वो किस तरह से दिखाई देगी एक रिलेशनशिप में। एक टाइम हो गया, क्वालिटी टाइम हो गया, देन अटेंशन हो गया, देन फ्रीक्वेंटली वी नीड टू अप्रिशिएट। जितना भी आप अप्रिसिएशन देते हो किसी भी पर्सन को अपने रिलेशनशिप में, उतना आपका रिलेशनशिप एक स्वीटनेस डेवलप होती है, उतना अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो इसे कहते हैं कि जैसे बच्चे हैं या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, तो फ्रीक्वेंटली यू नीड टू अप्रिशिएट, स्पेशली जो उनका गुड बिहेवियर है, वी नीड टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट। जितना वो करेंगे उतना वो बिहेवियर और बढ़ेगा। कई बार हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो वी नीड टू पर्पसफुली और उसको कॉन्शियसली करा जाए, तो इससे बहुत मैटर करता है। और देन लिटिल जेस्चर्स काउंट। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो अगर आप किसी से पूछ भी दोगे, आप ऑफिस से घर आते हो, आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आपने क्या किया, सो आपकी तबीयत कैसी है, आप छोटी छोटी चीजें हैं जब आप अगर किसी से पूछते हो, किसी के साथ एक कप कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, बैठते हो थोड़ी सी देर भी, तो दे आर लिटिल जेस्चर्स बट इट काउंट्स। सो इन सब चीजों को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। So that's for today. So whatever you want to ask, then you can ask. नहीं, अभी तो समझ में ही आ गया। मतलब ये तो है मेरा सर, बाकी सारी चीजें सही हैं। मेरा जो मैंने एनालाइज किया अपने आप को, मेरा सिर्फ एक ही जो जिस चीज पे मुझे ज्यादा काम करना है वो यही है कि अपना जो वो हार्शनेस हो जाती है वर्ड में, और जो टोन हो जाती है अपनी, मुझे सिंपली उसी पे, मतलब इतने दिनों की क्लासेस में मुझे यही समझ में आया कि बाकी सारी चीजें तो सही ही है मेरे साथ। बस केवल ये है कि गुस्से में मेरा आई